वेलकम टू नेट जेआरएफ विद अदिति। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर एक वीडियो, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हायर एजुकेशन में पूछे जाने वाले हर साल का एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का टॉपिक, दैट इज NIRF रैंकिंग। अब बेसिकली बात ऐसी है कि रैंकिंग को आए बहुत टाइम हो गया है, 15 जुलाई को ये रैंक आई थी और इस पर आपने बहुत सारे वीडियोस भी ऑलरेडी देखे होंगे, बट फिर भी मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये 7 से 8 मिनट आप कंट्रीब्यूट करें इस वीडियो में, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बिहाफ पे जो मैच द कॉलम क्वेश्चंस या फिर जो आप लोगों के MSOs होते हैं उनके बिहाफ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करी है, सो दैट वैल्यू आप लोगों की बढ़ जाए इस कंटेंट की। सो रैंकिंग में सिर्फ मेयरली याद रखना कि कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पे आई थी, कौन सा कॉलेज टॉप पे आया है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको इससे रिलेटेड कौन कौन सी फुल फॉर्म्स याद रखनी है, कौन कौन से तरीके से आपका लेवल मैचिंग, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस या MSOs वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारी चीजें भी मैंने कोशिश करी है इस PDF में आप लोगों के लिए ऐड करने की। तो आज हम ये सारी चीजें ही डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से रिविजन कर लेते हैं NIRF रैंकिंग के बारे में। अगर चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर कंटेंट में लेके आने वाली हूँ। जैसे जैसे एग्जाम अप्रोच होगा वैसे वैसे हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। रिवीजन की भी रोज सुबह 11 बजे आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट हो रहे हैं, तो वहां पर भी आप लोग जरूर पार्टिसिपेट करें। आज मंडे का दिन है, आज नहीं हो पाया था 11 बजे का वीडियो, बट कल जरूर होने वाला है, डेली होने वाला है, इसीलिए मैंने संडे को ले लिया था कि आज नहीं हो पाएगा। तो ठीक है जी। तो इसके अलावा रात को 9 बजे आपके क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, तो सारे वीडियोस को फॉलो कर लेना। प्लेलिस्ट भी मैंने सॉर्ट कर दी, एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा। तो हम NIRF रैंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। 2022 लेटेस्ट रैंकिंग जो है वो 15 जुलाई को आपकी रिलीज हुई है, बट सिर्फ 2022 ही नहीं, मैं आप सभी लोगों को 2021 का भी रिवाइज करवाने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम 2021 के भी सारे जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो याद रखें, राइट। तो सबसे पहली बात तो NIRF की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। बहुत ही बेसिक सी फुल फॉर्म है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, पर फुल फॉर्म याद रखेगा, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। अब देखो यहां से समझ में आ रहा है कि ये जो है ना, ये क्या है? ये रैंकिंग फ्रेमवर्क है। रैंकिंग मतलब आपकी परफॉर्मेंस के बिहाफ पर ये आपको रैंक कहीं कर रहा है। अगर टीचिंग एप्टीट्यूड को इससे रिलेट करा जाए तो ये किसका एग्जांपल है? नॉर्म रेफरेंसिंग का आप लोगों का एग्जांपल है। बट बिफोर आई गो फर्दर, मुझे एक बात बताइएगा, हमारे पास में ऑलरेडी NAC है, ठीक है ना, जो क्या करता है? एग्रीगेशन करता है, एग्रीडेशन करता है, राइट। तो आप लोगों का जो NAC है, NAC ऑलरेडी मेरे पास में प्रोवाइडेड है, तो व्हाई वी नीड अ रैंकिंग फ्रेमवर्क, राइट। ये सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा। तो नेशनल एकेडमिक्स एंड एग्रीगेशन काउंसिल मेरे पास में है, जो किसके द्वारा फंडेड की जाती है? जो हमारी UGC के द्वारा फंडेड की जाती है। जिस एग्जाम को हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं ना, ऑब्वियसली जो एग्जाम देना चाह रहे हैं हम लोग, UGC नेट, तो UGC का काम क्या है? हायर एजुकेशन के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशंस आते हैं सबको फंड प्रोवाइड करना। तो NAC को भी यही फंड प्रोवाइड करता है एग्रीगेशन करने के लिए, ये चेक करने के लिए जो काम किए जाने चाहिए किसके अंदर, हायर एजुकेशन के अंदर जो काम किए जाने चाहिए, क्या वो काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इंप्रूवमेंट का कोई स्कोप है या नहीं है, ये सारी चीजें। बट ये जो आप लोगों का NAC एग्रीडेशन है, ये होता है जी 5 साल के बिहाफ पर, ठीक है जी, ये होता है 5 साल के बिहाफ पर हर साल कौन सा यूनिवर्सिटी, कौन सा कॉलेज कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसे बताने के लिए हम क्या करते हैं? NIRF रैंकिंग निकालते हैं। तो हमारे देश के अंदर रैंकिंग और एग्रीडेशन दोनों किए जाते हैं, बट ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्या लेवल है, किस तरीके से रिसर्च चल रहा है, किस तरीके से ओवरऑल परफॉर्मेंस चल रहा है, वो सारी चीजें हमको पता लगती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है। इस तरीके से A, B और C हम लोग एग्रीडेशन देते हैं, और ये हर 5 साल के अंदर होता है। बट ईयरली हर एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज का ग्रोथ देखने के लिए, इंप्रूवमेंट का स्कोप देखने के लिए हम लोग यहाँ पर रैंकिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आप सभी लोगों को यह भी याद रखना है, कुछ जगहों पर NAC और NBA, इनमें भी आप लोगों की क्या होती है? एक डिफरेंशिएशन देखा जाता है। तो बेसिकली बात ऐसी है कि आप लोगों का NAC और आप लोगों का NBA, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी याद रखना। तो बेसिकली ये तो है आपका नेशनल एकेडमिक्स एंड एग्रीडेशन काउंसिल, ये है आप लोगों का नेशनल बॉडी फॉर एग्रीडेशन। देखो ये भी बिल्कुल सही बात है कि यार ये भी मैम सेम ही सुनाई दे रहा है, या इसका भी काम सेम ही लग रहा है। ये क्या है आपका? नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीडेशन, ठीक है ना, ये भी हमको ऐसा लग रहा है। बट ये चीज याद रखिएगा कि दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ
टेक्निकल एजुकेशन के लिए काम करता है। टेक्निकल एजुकेशन हो गए आप लोगों के जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, मैनेजमेंट प्रोग्राम हो गया, वेयर ये सभी तरीके के सारे जनरल कॉलेजेस, सारी यूनिवर्सिटीज इसके अंदर आ जाती है। ये जो है ये स्पेशली टेक्निकल प्रोग्राम्स के ऊपर काम करता है, ठीक है, जैसे कि मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, इन सब के लिए एनबीए काम करता है। अब आप बोलोगे टेक्निकल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक और चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, सभी लोगों के दिमाग में आती है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, एनबीए का ही एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन के लिए काम आता है, जो है आपका ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये बोर्ड है और ये क्या है, ये उसकी कमिटी है जो क्या करती है, हमारे लिए एग्रीडेशन करके लेके आती है। तो होपफुली ये तीन चीजें आपको समझ में आई होगी। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन आपका रैंकिंग सिस्टम एंड एग्रीडेशन सिस्टम, आखिर ऐसा क्यों है। अब जो है पहले तो जनरल का अलग से हो रहा है, टेक्निकल प्रोग्राम्स का अलग से हो रहा है, मैनेजमेंट प्रोग्राम का अलग से हो रहा है। जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर आई है, यहाँ पर जो है वो क्या किया गया है, कृष्णमूर्ति कमेटी के द्वारा ये सेट कर दिया गया है कि सभी के लिए एक ही एग्रीडेशन कंपनी आपका कमेटी होने वाली है। ये एक नई पॉलिसी है, अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुई बट हो जाएगी आने वाले समय में। तो नैक, एनबीए और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, तीनों में क्या डिफरेंस है होपफुली याद रहेगा। इसे कौन फंड कर रहा है, यूजीसी फंड कर रहा है, और यूजीसी का मेन काम है हायर एजुकेशन में पैसा देना, ठीक है जी। एनबीए कौन है, नेशनल बोर्ड फॉर एग्रीडेशन, ये क्या करता है, टेक्निकल प्रोग्राम्स जिसमें मैनेजमेंट भी आता है, इंजीनियरिंग भी आता है, ये सारे डिसिप्लिन पे काम करता है। और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो ये स्पेशली इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। और ये जो सीन है ये आप लोगों के एनबीए ने ही बनाया हुआ एक स्पेशल ऑर्गन हो रहा है, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। मैथ्स कॉलम में कभी कभी काम आ सकता है, अगर इन जनरल भी आपका कंफ्यूजन था तो होपफुली इसके बाद क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं NIRF की, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की थोड़ी बहुत बात यहाँ पर करते हैं। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हो ये कौन है, ऑनरेबल हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है इस वक्त, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और बेसिकली इन्हीं ने ये क्या है रैंकिंग सिस्टम रिलीज किया है। थोड़ा बहुत अगर बेसिक समझाने इनका, तो बेसिकली 2015 के अंदर MHRD जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन चुका है, इन्होंने ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है वो रिलीज किया था। और ये क्यों किया गया था, सो दैट हम हमारे हायर एजुकेशन को अच्छा रख सकें, राइट, हमारे बेसिकली एजुकेशन सिस्टम के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आ सकें। ये जो रैंकिंग सिस्टम थी इसमें इंडिया की पहली रैंक कब रिलीज हुई थी, 2016 में। और इस तरीके के क्वेश्चन यूजीसी नेट को बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि बच्चा क्या है याद कर लेता है वो ईयर जब ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। एक्चुअली में हमको क्या याद रखना है कि पहली रैंकिंग भी कब आई थी, इंप्लाई कब हुआ था, कब स्टार्ट हुई थी रैंकिंग सिस्टम। तो देखो यहाँ पर ना ये एम्बिग्यूटी क्रिएट करना यूजीसी नेट को या एनटीए को बड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए ये दोनों साल मैंने यहाँ लिख दिए। अप्रैल 4, 2016 में पहली बार हमारे रैंक रिलीज किए गए थे। इसके अलावा जो क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा वो बनेगा आप लोगों का पैरामीटर्स है। कौन कौन से पैरामीटर्स है जो इसमें आते हैं, तो देखो 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो हमको यहाँ पर याद रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सबसे 1, तो वो है आपका टीचिंग और साथ ही साथ आप लोगों का लर्निंग एंड रिसोर्सेज। तो बेसिकली ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज से रिलेटेड है। कोई भी कॉलेज कोई भी यूनिवर्सिटी में आप जाते हो तो किस तरीके का टीचिंग एनवायरनमेंट है, किस तरीके का लर्निंग एनवायरनमेंट है, टीचिंग एंड लर्निंग के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज है जो उस यूनिवर्सिटी में या उस कॉलेज में आपको प्रोवाइडेड है, उसके बिहाफ पर ये सारी चीजें इंप्रूवमेंट पर्पस पे हो रही है, काइंड ऑफ एन असेसमेंट हो रहा है ये, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फिर आपका रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस आ जाता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और पिछले 2 साल से ये बहुत ही ज्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है, क्योंकि आप सब जानते हैं जब से मोदी जी आए हैं तब से हमारे देश ने रिसर्च में बहुत कुछ करने का ठान लिया है। उसके बाद की जाए तो ग्रेजुएशन में कितने किसके आउटकम्स हैं, क्या कि भैया कौन से कॉलेज का कितना रिजल्ट जाता है, कितना परसेंटेज रिजल्ट जा रहा है ना, कौन का सबसे ज्यादा सिलेक्शंस आ रहे हैं, प्लेसमेंट्स भी आ गया है ऑफ कोर्स इसके अंदर, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के अंदर। तो ये सारी चीजें जो सारी की सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है, राइट, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर कंस्टिट्यूट होने वाली है। आउटरीच क्या है ना, इंक्लूसिविटी क्या है, ये भी सारी चीजें हो जाती है। देखो बेसिकली यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिकेशन के ऊपर भी बात की जा रही है, कौन से कॉलेज के अंदर क्या परसेंटेज है, सेक्स रेशियो कैसे बैलेंस किया जा रहा है, कौन कौन सी जो राइट्स है वो इंक्लूसिव है, यानी बेसिकली जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हो गई या आप लोगों का कंप्लीट रिजर्वेशन हो गया इन जनरल, ठीक है ना, उनके लिए क्या क्या यहाँ पर फॉर्मेशन किए जा रहे हैं, कौन से कॉलेज ने कितना कॉन्स्टिट्यूट किया है अपनी बॉडी को इस तरीके से कि वो कैसा है, बहुत ही ज्यादा इंक्लूसिव इन नेचर है। ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज किया गया हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी, ठीक है। और उसके बाद में परसेप्शन, विजन क्या है,
यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का क्या विजन है, क्या मोटो है, किस बिहाफ पे काम किए जा रहे हैं, ये सारी चीजें भी आती है आपके किसके अंदर, इन पैरामीटर्स के अंदर आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो पैरामीटर्स आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसे आप प्लीज याद रखिएगा। इसके अलावा बात की जाए, दो इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने पढ़ी और मुझे लगा कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप सभी लोगों को याद रखना है, अगर कोई भी इंस्टीट्यूट है जो चाहता है कि उसकी रैंकिंग आए या वो रैंकिंग के अंदर कहीं शो हो, तो सबसे पहली बात तो दो चीजें हैं जो उसे फुलफिल करनी होगी, या दो में से एक कह लीजिए। सबसे पहले तो भैया जो 1000 एनरोलमेंट है ना, 1000 एनरोलमेंट होने चाहिए कंपलसरी, यानी उस यूनिवर्सिटी के अंदर 1000 बच्चे होने चाहिए एनरोल, ठीक है ना। इसके अलावा इनटेक के ऊपर है ये सारी चीजें। इसके अलावा अगर ये नहीं है तो दूसरा जो क्लॉज है वो ये है कि जो ये आपका इंस्टीट्यूट है वो सेंट्रली फंडेड होना चाहिए या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यूनिवर्सिटी के अंदर आना चाहिए, यूनिवर्सिटी एक्ट के अंदर ये आना चाहिए, ठीक है जी। तो ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, या दो में से आप कह लीजिए कि एक भी फुलफिल होता है तो रैंकिंग आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट बात। इसके अलावा देखो यहाँ पर ऑफ कोर्स वेबसाइट से ही मैंने डेटा लिया है, सो दैट आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि कोई भी एक पॉइंट जो है वो इधर से उधर हो गया है, क्योंकि यहाँ पर मिस इंफॉर्मेशन कैन लीड टू अ वेरी वेरी रॉन्ग क्वेश्चन है भाई, क्योंकि यहाँ पर असर्शन रीजन बनता है और एक एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए मैंने सारे के सारे क्लिप्स जो है वो वहीं से लिए हैं इंपॉर्टेंटली। चलो जी, तो देखो आपके पैरामीटर नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो जैसे हमने कहा ना कि किस तरीके से जो टीचर और लर्नर दोनों के लिए रिसोर्सेज के बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है ना। फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो कितना है, कितने स्टूडेंट के ऊपर कितनी नंबर ऑफ फैकल्टीज है, ये सारी चीजें, ठीक है ना। इसके अलावा पीएचडी को लेकर यहाँ पर रूल है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ, छोटा सा एग्जांपल। हमारे देश के अंदर अभी पीएचडी को लेकर बहुत सारे नए रूल्स आ रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन। अभी रिसेंटली उसमें सबसे बड़ा रूल ये निकला है कि पहले क्या होता था, कोई भी जो एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर होता था या प्रोफेसर होता था, उसके अंडर जितनी सीट्स होती थी फॉर पीएचडी, फॉर एग्जाम्पल वो पहले एक साल के अंदर 4 बच्चों को पीएचडी करवाता था, तो अब उसे बढ़ा दिया गया है और उसे बोल दिया गया है कि 7 से 8 बच्चे आप अपने अंडर ले सकते हैं फॉर पीएचडी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि पीएचडी एनरोलमेंट्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ पीएचडीज बढ़ेंगे, नंबर ऑफ रिसर्च रिसोर्समेंट यहाँ पे है ना जो इंक्रीज हो जाएगा, और इसकी वजह से हमारे देश में रिसर्च अच्छा होगा। तो इस तरीके से हमारा देश सोच रहा है, या इस तरीके से ये सारे सिस्टम्स को इम्प्लाई किया जाता है, ठीक है जी। फाइनेंशियल रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है, कैसे कैसे उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है, ये सारी चीजें चेक की जाती है। इसके अलावा रिसर्च की अगर मैं बात करूं तो देन ऑफ कोर्स कितने नंबर ऑफ पब्लिकेशंस है, किसके अंडर, कितने प्रोफेसर के अंदर कौन से पब्लिकेशंस है। क्वालिटी क्या है, क्वालिटी कैसे डिसाइड करते हैं आप सभी लोग जानते हो, इंपैक्ट फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करती है चीज, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं तो पेटेंट्स कितने हैं, है ना, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर ये बात की जा रही है, ये कितनी है, कितनी ग्रांट किए गए हैं, कितने पेटेंट्स है, कौन सी यूनिवर्सिटी के पास में कितने पेटेंट्स है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सब लोग जानते हो हमारे देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है भैया, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी रिसर्च के पर्सपेक्टिव में मानी जाती है आईआईएससी, ठीक है ना, बैंगलोर के अंदर जो है। अब ये जो यूनिवर्सिटी है ये पिछले साल भी रिसर्च में टॉप आई थी, इस साल भी रिसर्च के अंदर टॉप आई है, टॉप यूनिवर्सिटीज में आता है, टॉप 3 यूनिवर्सिटीज में हमेशा ये रहती है। और इसका सबसे मेजर पैरामीटर है ये, सबसे ज्यादा पेटेंट, सबसे ज्यादा पब्लिकेशन कहां से निकल के आते हैं, आईआईएससी से निकल के आते हैं। तो इस तरीके से जो है वो रैंकिंग सिस्टम यहाँ पर काम कर रहा है। देन अगर बात करूं तो ग्रेजुएशन आउटकम्स की बात आ जाती है। ग्रेजुएशन आउटकम्स ऑफ कोर्स कितने नंबर ऑफ पीएचडीज हुए हैं, कितने नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रेजुएशन हुए हैं आपके इस पूरे ईयर के अंदर, ठीक है। आउटरीच और इंक्लूसिविटी, जैसे मैंने कहा कि भैया यहाँ पर देखो रीजन वाइज अदर स्टेट्स हो गए या कंट्री हो गई, तो होता है डोमिसाइल क्राइटेरिया, अदर देन डोमिसाइल कितने एनरोलमेंट्स है जो आप लोग देते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज है जो दे रही है, परसेंटेज ऑफ वुमेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, परसेंटेज ऑफ वुमेन। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं या जितने भी कॉलेजेस हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को बहुत ही ज्यादा इंक्लूसिविटी देते हैं। आपने देखा हो ना, बहुत अमाउंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पॉपुलेशन जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ती हुई दिखती है। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इकोनॉमिकली या सोशली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या क्या परफॉर्मेंस किया जा रहा है यहाँ पर, ये सारी चीजें होती है। इसके अलावा पीयर परसेप्शन, तो क्या लोग सोच रहे हैं, कैसा एकेडमिक्स में विजन आपका है, एम्प्लॉयज का क्या विजन है, जो सभी लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं उनका क्या काम हो रहा है, ये सारी चीजें भी देखी जाती है। तो 5 पैरामीटर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अगर मैं रैंकिंग सिस्टम की बात करूं तो आपके देखो इन कुछ डिपार्टमेंट से, डोमेन से जिसपे रैंकिंग होती है, हमको कौन सी याद रखनी है। देखो वैसे तो आपको ओवरऑल पता होना चाहिए नंबर 1 पे कौन आया है, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हो गया इंपॉर्टेंट, और रिसर्च इंस्टीट्यूट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और क्योंकि इस एग्जाम से पीएचडी भी निकलता है, जेआरएफ निकलता है, तो इसलिए मेरे हिसाब से आपको ये भी याद रखना चाहिए। देखो हर के अंदर एटलीस्ट अगर आपको ये पता है कि फर्स्ट पे कौन आया है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है।
सभी के याद रखना तो बहुत ही डिफिकल्ट काम हो जाएगा, बहुत सारी चीजें याद करनी हो जाएंगी, बट एटलीस्ट इतने का तो हम लोगों को पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं एक एक करके रैंकिंग सिस्टम की। अगेन बिल्कुल स्निप शॉट लगाया है मैंने, सो दैट कभी कहीं इधर इतना सा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए इस रैंकिंग में भाई। तो सबसे पहले बात करूं मैं ओवरऑल में, तो देखो आप लोगों का ओवरऑल के अंदर मद्रास, अगेन वही 2021 वाला सिस्टम ही है जी। मद्रास जो है वो यहाँ पर आप लोगों के टॉप पे आया है। अगर हम लोग बात करें आईआईटी मद्रास का, तो ओवरऑल के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो ये जो है ये भी कॉलेजेस में भी दिखेगा आप लोगों को। साथ ही साथ 2021 की मैं बात करूं तो 2021 के अंदर भी ओवरऑल के अंदर ये ही टॉप पे था। ये 2022 का डेटा है वैसे तो, पर 2021 के अंदर भी ये टॉप पे था, 21 में भी सेम ही था। ठीक है, सेकंड अगर मैं बात करूं तो आ जाता है आपका आईआईएससी, बिल्कुल ठीक 2021 में भी ऐसा ही था। तीसरे नंबर की बात करूं तो आईआईटी बॉम्बे है, पिछले साल भी बिल्कुल ऐसा ही था। तो रैंक 1 और 2 ओवरऑल में बिल्कुल भी चेंज नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट की, जो कि आता है यूनिवर्सिटी वाइज, तो जैसा अभी मैंने मेंशन भी किया था, आईआईएससी हो गया बैंगलोर, देन आपका जेएनयू हो गया, और इसके अलावा हो गया आपका जामिया। तो ये जो 3 यूनिवर्सिटीज है ये कहाँ रही हैं, ये टॉप में रही हैं। ठीक है जी, टॉप यूनिवर्सिटीज है ये आपकी यूनिवर्सिटी वाइज रैंक 1, 2 एंड 3। इसके अलावा कॉलेजेस की बात करें तो मिरिंडा हाउस है जो आपका टॉप पे रहा, हिंदू कॉलेज, और फिर उसके बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज। भैया 3 जो कॉलेजेस हैं बड़े देखे जा रहे हैं। पिछले साल ऐसा नहीं था कि इनमें से बहुत सारे कॉलेजेस आपको दिखे होंगे रैंकिंग में। जैसे मैं यूनिवर्सिटी वाइज बात करूं तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी ज्यादा चेंज नहीं था, सिर्फ जामिया की जगह यहाँ पर बीएचयू था। 2021 की अगर हम लोग बात करें तो जामिया की जगह बस बीएचयू था, बाकी सब ठीक है। बीएचयू ने अपनी 2 रैंक एक्चुअली में लूज करी है और 5th नंबर पे वो अभी आ गया है, और जामिया जो है वो ऊपर आ गया है। ठीक है, इसके अलावा कॉलेज की बात करूं तो पिछले साल भी 2021 के अंदर भी आप लोगों का देखो, अभी जैसे मिरिंडा हाउस है तो पिछली बार भी मिरिंडा ही था। इसके अलावा लेडी श्रीराम कॉलेज था नंबर 2 पे, और नंबर 3 पे था जो इस वक्त नंबर 4 पे है। ठीक है ना, लोएला। तो ये आप लोगों की पिछले साल की रैंकिंग थी, ये इस साल की रैंकिंग है कि नंबर 1 पे मिरिंडा, नंबर 2 पे हिंदू, नंबर 3 पे प्रेसिडेंसी कॉलेज। इंपॉर्टेंट इसलिए है पिछले साल का, इसलिए बता रही हूँ कि रेलेवेंस वाइज क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट टॉप 3 तो पता होने ही चाहिए। अब बात आ जाती है रिसर्च की, तो रिसर्च के अंदर ज्यादा चेंज बिल्कुल भी नहीं रहा 2021 और 22 में। सिर्फ ये वाली रैंक जो थी ये ऊपर थी, और ये वाली रैंक जो थी वो नीचे थी। कुल मिला के बात ऐसी है, फिलहाल 2022 के अंदर आईआईएससी नंबर 1 पे है रिसर्च में, नंबर 2 पे है मद्रास, नंबर 3 पे है दिल्ली। 2021 की बात करूं तो आईआईएससी नंबर 1 पे था, नंबर 2 पे था मद्रास, नंबर 3 पे था आपका बॉम्बे 2021 के अंदर। ठीक है जी, तो ये हमको याद रखना है। ठीक है, वैसे तो मैंने टॉप 10 के लगाए हैं, बट आप लोगों को अगर 3 भी याद है तो वेरी गुड। एक बार नजर मार लेते हो तो नजर में रहता है, देखो हो सकता है सीक्वेंस वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है हो सकता है आपको पहले से पता हो, सिर्फ मेरा पर्पस था आपको रिवाइज करवाने का। और अगर आपका ध्यान नहीं था इस तरफ तो आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, बिकॉज एग्रीडेशन वाला पॉइंट हो गया या पैरामीटर्स वाले पॉइंट हो गए, यहाँ से आप लोगों का मैच द कॉलम या फिर एमएसओ बन सकता है। ठीक है जी, तो ये था आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा ये कंटेंट तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि किसी और सिस्टम पर या किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। आने वाले दिनों में प्रॉफिट एंड लॉस पे एक डेडिकेटेड वीडियो डेफिनेटली आने वाला है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के वो मैसेज आए हुए हैं, तो उसे जरूर कवर करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 11 बजे वाले मॉक टेस्ट के लिए ऑन दिस चैनल ओनली, सुबह 11 बजे पेपर 1 मॉक टेस्ट के लिए। ओके गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।